हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि सेल डिवीज़न क्या होता है। जब एक सेल डिवाइड होती है नई सेल्स बनाने के लिए, आपको पता है रुडोल्फ विर्चो ने क्या थ्योरी दी थी। उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। विर्चो ने क्या बोला था उसने कि जो नई सेल्स बनती है वो कैसे बनती है, पुरानी सेल्स के डिवीज़न से बनती है। क्योंकि इनकम्प्लीट सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लाइडर एंड श्वान ने दी थी। उन्होंने ये तो बता दिया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। उन्होंने ये भी बता दिया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबकी बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। मगर वो ये नहीं बता पाए थे कि नई सेल्स आई कहाँ से। ओके, तो वो ये नहीं बता पाए थे सेल्स आई कहाँ से। तो ये बात विर्चो ने बताई कि जो सेल है वो पुरानी सेल से ही डिवाइड होके आती है। तो कौन से डिवीज़न होते हैं ये पुरानी सेल्स में, ये हम आज पढ़ेंगे। तो दो तरह के डिवीज़न होते हैं हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में आप सबको पता है कि जब एक मदर सेल है तो एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, बताओ। माइटोसिस में एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, एक मदर सेल से बनती है माइटोसिस में 2 डॉटर सेल, जो हूबहू मदर सेल के जैसी ही होती है, आइडेंटिकल टू मदर सेल। वही सेल साइज रहेगा, सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बिल्कुल डिट्टो इसकी कॉपी रहेगा। अब मियोसिस क्या होता है, अच्छा माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है, सोमैटिक, जो हमारा शरीर बना रही है उन सेल्स को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। दूसरा टाइप का जो डिवीज़न है वो होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल। अच्छा, अगर ये मदर सेल माइटोसिस वाली 2n है तो बनने वाली दोनों डॉटर सेल भी, उनका भी सेम डीएनए रहेगा, बिल्कुल 2n ही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। मियोसिस जो रहता है वो होता है जेनेटिक सेल्स में, जेनेटिक सेल्स में होता है, और इसमें एक मदर सेल से एंड प्रोडक्ट, पहले तो 2 सेल्स बनेंगी जो दोनों की हैप्लॉइड हो जाएंगी। उसके बाद इनमें जस्ट लाइक माइटोसिस वापस से अगेन ये जो दोनों सेल बनी अपने जैसी एक एक और 2 और बना लेंगे। तो जो मियोसिस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 या 2। तो पहले मैं आज आपको माइटोसिस पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं माइटोसिस से। आप सबको पता है हमारी पूरी बॉडी, हमारी शुरुआत, जीवन की शुरुआत किससे हुई थी, एक सेल से। जब हम क्या थे, जायगोट थे। क्या थे, जायगोट। हमारा उद्भव कहाँ से हुआ, हम ओरिजिनेट कैसे हुए, ठीक है। तो एक एग सेल, एक स्पर्म सेल जब फर्टिलाइज हुए तो क्या बना बच्चों, जायगोट बना, है ना। तो स्पर्म और एग सेल कैसे होते हैं, मुझे बताओ सोच के, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं भाई। ये गैमेट्स हैं, ये स्पर्म या एग सेल्स हैं, या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन या एग सेल है, तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यही तो बता रहे हैं हम, जेनेटिक सेल में जब मियोसिस होगा तो जो बनने वाली जो सेल्स होंगी वो चारों, उनको हम गैमेट्स भी बोल सकते हैं। और ये कैसी होती है बच्चों, हैप्लॉइड होती है। फिर जब ऐसे ही ये दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वापस से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो किसी भी स्पीशीज़ को उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कौन सा ज़रूरी है, डिवीज़न, मियोसिस ज़रूरी है। और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, और एक बॉडी को पूरा बनने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन सा डिवीज़न ज़रूरी है, माइटोसिस ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जो गैमेट्स बनेंगे, हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो दो मेल और फीमेल गैमेट है जब वो फ्यूज़ होते हैं तो जायगोट बनता है। अब जायगोट बन गया, अब एक 2n जायगोट बन चुका है। अब इस जायगोट में कौन सा डिवीज़न शुरू होता है, बॉडी बनेगी ना, अब इसकी पूरी ग्रोथ होगा, इसकी डेवलपमेंट होगा, तो अब इसमें वापस से बच्चों माइटोसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइटोसिस तब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो जाता, है ना। तो अब हम यही माइटोसिस पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं माइटोसिस के। चलो,
हमारे शरीर में हर तरह की सेल है, मसल सेल है, बोन्स में जो सेल होती है ऑस्टियोसाइट्स जिन्हें बोलते हैं वो हैं, जितनी भी सेल्स हैं सब में माइटोसिस होता है। तो लिखो आप सबसे पहले माइटोसिस प्रोड्यूस, लिखो माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली, माइटोसिस प्रोड्यूस genetically identical cells, genetically identical cells which are similar genetically identical cells which are similar to mother cell, लिखो कैसे सिमिलर है, किस टर्म में सिमिलर है, ऐसा क्या सिमिलर है उसमें मदर सेल के बराबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर। लिखो इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिख लो, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बच्चों इसलिए हम माइटोसिस को एक नाम दिया गया है इक्वेशनल डिवीज़न। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल। और मेयोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम। तो माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, लिखो इक्वेशनल डिवीज़न। तो सेल साइकिल दोनों में फॉलो होता है, माइटोसिस में भी, मियोसिस में भी। अगर मैं तुमसे बात करूं माइटोसिस के सेल साइकिल की, तो माइटोसिस का सेल साइकिल कैसे चलेगा, ये एक सेल साइकिल बना रही हूं मैं, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, इंटरफेज या एमफेज, इंटरफेज 95% टाइम टेकन स्टेज है किसकी, किसी भी डिवीज़न की, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो। तो ये जो 95% टाइम है पूरा इंटरफेस कवर कर रही है, और ओनली एंड ओनली 5% टाइम ये एम फेज कवर कर रही है। तो ये तो हो गई एम फेज, ठीक है। इसी में सारे आ जाएंगे। इंटरफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और टीलोफेज के एंड तक आती आती हमारी जो एक सेल, जो यहाँ से इंटरफेज के यहाँ पे कौन सी सेल है, एक बड़ी सेल। और वो जब ये पूरी स्टेजेस कवर करके आ जाएगी तो ये लास्ट में क्या बन जाएगी, ये एक सेल कितनी डॉटर सेल्स में कंप्लीट हो जाएगी, 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है ना। और जो दोनों डॉटर सेल हैं वो हूबहू कैसे रहेंगे, इस मदर सेल के बराबर ही रहेंगे इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे इंटरफेज में कौन कौन सी स्टेजेस आती है माइटोसिस में, ये इतनी बड़ी तो पूरी की पूरी क्या है, इंटरफेज है। तो ये वाली तो पूरी क्या है, इंटरफेज। और ये वाली इतनी सी क्या है, एम फेज। इंटरफेज में 3 स्टेज हैं, G1, S और G2। क्लियर, बता दिया था मैंने आपको पहले G1, S और G2 के बारे में। G1 में क्या होता है, RNA बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी एक सेल है, जब ये 2 सेल अपने जैसी 2 सेल बनाएगी तो इसको दोनों सेल में जाने के लिए जितने भी एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जो जितना DNA होता है, जो ER, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनल हैं वो सब अब इसे दोनों सेल्स में चाहिए। तो उसके लिए इसको अपने पास जो भी इसके पास रिजर्व फूड है
वो डबल करना पड़ता है, डीएनए की जेरोक्स करनी पड़ती है, सब कुछ। तो इस जीवन को हम बोलते हैं गैप फेज 1, फिर ये डीएनए सिंथेसिस फेज और ये गैप फेज 2। तो इसमें तो क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ओके। एस फेज में क्या बनता है, डीएनए का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन, बट क्रोमोसोम नंबर वो के वो ही रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते। अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो यहाँ एस फेज में 46 ही रहेंगे, बट क्रोमोसोम तो वही रहेंगे, बट डीएनए दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा डीएनए। उसके बाद G2 फेज में क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने वाले ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं, बोला था मैंने आपको, अभी समझा दूंगी स्पिंडल फाइबर क्या होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं G2 में, और सेल अपनी मैक्सिमम ग्रोथ में आ जाती है। तो ये इंटरफेस, अब ये तो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया था, तो मैं आज डिटेल में नहीं पढ़ा रही। आज हम केवल एम फेज पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। लिखिए, वैसे अपन इसमें प्रोफेज लिखो, चलो मैं लिखाती जाती हूँ, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। लिखो इसके अंदर सबसे पहले स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, तो कितनी स्टेज होती है, इंटरफेस, इंटरफेस की 3 है, G1, S और G2। देन एम फेज, एम फेज में कितनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट वाली कौन सी है, टीलोफेज। इंटरफेस के सामने लिख लेना बच्चों, इसको हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अलग से ना लिखा के इसी में लिखा रही हूँ। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। और ये कितना परसेंट टाइम लेती है, 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। मतलब हमारी सेल्स ज़्यादा समय आराम में व्यतीत करती हैं, केवल कुछ ही समय है जो वो एक्टिव रहती हैं, डिवाइड होती है ना। तो लिखिए अब आगे, आज हम पढ़ेंगे एम फेज, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो लिखो एम फेज। लिखते हैं बच्चों, माइटोसिस की एम फेज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज। डिवीजन फेज दिख ही नहीं रहा भाई, माइटोसिस की एम फेज या डिवीजन फेज। तो इसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, अगर ह्यूमन की बात करें तो, ठीक है। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो 1 आवर इसका ड्यूरेशन होता है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है या सेल एक साथ ही डिवाइड हो जाती है? पहले कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो जो एम फेज है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस का डिवीज़न, उसको हमने बोला कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, उसको हमने बोला साइटोकाइनेसिस।
न्यूक्लियस का डिवीज़न, तो जिसको समझ में नहीं आए वो साइड में लिख भी लें, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, तो पहले हेडिंग लिख लो बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न पढ़ना है हमें पहले। फोर स्टेजेस है कैरियोकाइनेसिस की। अब पढ़ते हैं, लिखो हेडिंग प्रोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी स्टेज, तो शॉर्ट में पॉइंट लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट स्टेज, सबसे लंबी स्टेज होती है ये, लॉन्गेस्ट स्टेज। देन अब मैंने तुम्हें बोला था कि इंटरफेज में सेल रेस्ट करती है, तो तुम्हें पता है कि इंटरफेस के अंदर सेल की क्या स्थिति होगी। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, बहुत छोटा दिख, और ये क्या है, डीएनए के धागे हैं। अब जब सेल रेस्टिंग स्टेज में है तो ये धागे भी अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब जब ये इंटरफेस से प्रोफेज में जब ये सेल जाएगी तो अब कुछ चेंजेस आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे। जैसे क्या क्या चेंजेस हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लग जाती है। प्रोफेज की शुरुआत में धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगी, और जब प्रोफेज खत्म होने वाला होगा तो उस वक्त कंप्लीट मेटाफेज आते आते कंप्लीट गायब हो जाएगी। न्यूक्लियोलस तो बिल्कुल गायब हो ही चुकी होगी, और ये जो धागे हैं डीएनए के, ये कॉइल्ड हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना किस तरह कॉइलिंग होती है, इनमें सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं। तो ये जो डीएनए के धागे हैं ये इस तरह से एकदम सुपर कॉइल होके इस स्टेज में धागे आने लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्म, डीएनए की कंडेंस फॉर्म। और हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपको साफ साफ नज़र आते हैं इस प्रोफेज स्टेज में। तो लिखो क्या क्या होता है प्रोफेज में, लॉन्गेस्ट स्टेज, और सेकंड है क्रोमेटिन थ्रेड्स, जो धागे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू या कंडेंस इनटू न्यूक्लियस, कंडेंस टू फॉर्म, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, क्रोमोसोम्स, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। और बच्चों जो ये सेंट्रियोल था, जो केवल और केवल कौन सी सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में। ये जो सेंट्रियोल है, इस मतलब जो सेंट्रोसोम है, इसके जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे यहाँ से यहाँ सरकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब भी प्रोफेज में ही होगा। तो अगला पॉइंट लिखो, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल्स start moving to opposite pole, ओके, दूसरे पोल पे जाना शुरू हो चुके हैं। अब जब ये दूसरे पोल पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे आ गया, इसका भी तो डुप्लीकेशन होता है, पढ़ा था ना अपने G1 और G2 में, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, ये भी दो बनेगा दोनों सेल्स में जाने के लिए। तो ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा रहा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ धागे बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के धागे। इनको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये बनना, इनको एस्ट्रल रेज भी बोल सकते हैं, तो वो बनना शुरू हो चुके हैं। तो वो भी आप इसमें लिख लो प्रोफेज के अंदर ही।
initiation of the assembly of mitotic spindle fibers. Mitotic spindle fibers. लिखा। अब आपको थोड़ी देर बाद गाल्जी बॉडी आपको इस सेल का गायब दिखेगा, सब गायब हो जाएंगे। ER गायब, गोल्जी बॉडी गायब, माइटोकॉन्ड्रिया गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, न्यूक्लियोलस गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। तो वो भी इसमें लिख लो आप। लिखो अगला पॉइंट, इनिशिएशन के बाद लॉन्गेस्ट स्टेज, इसके बाद लिखो गोल्जी एपरेटस, शॉर्ट में लिख लो GA, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियर, अच्छा मुझे बताओ एस्ट्रल रेस जो है वो केवल एनिमल्स में बनेगी या प्लांट्स में भी बनेगी? केवल एनिमल्स में, क्योंकि सेंट्रियोल होते ही एनिमल सेल में, पौधों में होते ही नहीं है ना। तो प्लांट्स का जो माइटोसिस है उसको हम बोलेंगे एन एस्ट्रल माइटोसिस, बिना एस्ट्रल रेस बने माइटोसिस। और एनिमल्स का जो माइटोसिस है वो बोलेंगे एस्ट्रल माइटोसिस, बिकॉज उसमें स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेस बनती है। तो ये अपना प्रोफेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मेटाफेज स्टेज। नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज। तो प्रोफेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अगली स्टेज पे आएंगे जो कि है मेटाफेज। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब प्रोफेज में क्या क्या हो चुका था, स्पिंडल फाइबर्स बनने लग गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी, गोल्जी एपरेटस, ER सब गायब हो चुके थे, क्रोमोसोम जो हैं वो आपको नज़र आने लग गए थे, उसके दोनों क्रोमेटिड आपको नज़र आने लग गए थे, है ना।